चलो देखो, कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? पोटेशियम आयोडाइड वाला पढ़ लिए थे ना। उसमें हमने देखा था कि जब पोटेशियम आयोडाइड चाहे पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो हमें Br2 और I2 प्राप्त होता है, जबकि ये KCl के साथ क्रिया में HCl प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है ये हमने पढ़ रखा था। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि इनके बाद जो HBr और HI बना था उनका ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो जाता है? ये H2SO4 के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो ये Br2 और I2 में बदल जाते हैं, जबकि KCl की क्रिया से जो HCl बना था इसका ऑक्सीकरण H2SO4 के द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, इसका ऑक्सीकरण H2SO4 के द्वारा नहीं होता। ये भी सवाल बना कि क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये चीज बताओ। क्यों नहीं करता है ये भी सवाल बनना चाहिए ना। एक चीज ध्यान देना, HCl जो है ना H2SO4 से प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल का मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है। तो HCl प्रबल ऑक्सीकारक है न कि H2SO4। तो प्रबल ऑक्सीकारक जब ये है तो H2SO4 इसका ऑक्सीकरण कर देगा। ऑक्सीकारक का मतलब समझते हो? ऑक्सीकरण करने वाला उसका खुद का अपचयन होगा। तो HCl का जहां भी होगा खुद का अपचयन होगा, H2SO4 से कभी उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसीलिए जो H2SO4 होता है HCl का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता और अभिक्रिया में हमको HCl ही मिलता है। समझ गए ना, ये चीज को ध्यान में रखे रहना। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये चीज यहां पर देखो, दो प्रकार की और क्रियाएं हैं, एक सक्रिय धातुओं से क्रिया और एक कम सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो तनी बताओ तो, Zn प्लस H2SO4 तीर के बाद Cu प्लस H2SO4 तीर के बाद क्या क्या होगा? Zn प्लस H2SO4 Cu प्लस H2SO4 क्या क्या होगा? कहाँ पढ़े हैं इनको? विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या पढ़े हम लोग? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन को हटाकर अपने चली जाती हैं वहां पे, मतलब बना लेंगी ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा? H2। तो ऐसा ही इसको भी करना चाहिए था। जैसे Zn धातु है वैसे कॉपर भी धातु है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, Zn का परमाणु क्रमांक 30। तो दोनों को एक तरीके से दिखाना चाहिए, अर्थात CuSO4 बन जाना चाहिए और प्लस इसको भी क्या निकालना चाहिए? H2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती है और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में किससे नीचे है? हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं इस प्रकार की क्रिया नहीं करती, ये अधिक सक्रिय है और ये कम सक्रिय है। तो जो अधिक सक्रिय होंगी वो इस प्रकार से क्रिया करेंगी कि जाएंगी अपने सल्फेट के साथ जुड़ जाएंगी और H2 को बाहर कर देंगे। लेकिन जो कम सक्रिय है वो साधारण परिस्थिति में अम्ल से क्रिया ही नहीं करेंगी, परंतु जब उनको अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के बाद H2 नहीं H2O मिलेगा और सल्फेट से क्या मिलेगा? SO2 मिलेगा। समझ गए? तो कम सक्रिय धातुओं से क्रिया में कौन सी गैस मिलती है? SO2 गैस मिलती है। अभी इसको पीछे ठीक पढ़ के आ रहे हैं कहीं, कहाँ? SO2 बनाने की विधि में। SO2 बनाने की विधि में देखो पहले नंबर शायद इसको लिखवाए थे, लिखवाए हैं?
ध्यान दिए ना। तो ये क्रिया लगभग हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे अपना दिमाग नहीं खपाएंगे। ठीक, हम लोग अगली क्रिया पे बढ़ते हैं। अगली क्रिया लिखो, लिखो सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगला रासायनिक गुण है सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब SO3। SO3 से क्रिया हो गया ना। तो अब तनिक ध्यान दो इधर, अभी हमने परसों पढ़ा था कि जब दो ठो H2SO4 आपस में जुड़ते हैं तो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बना था ना। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था, बना था। कैसे बना था? एक H2O बाहर निकला था और क्या बना था? 4 हाइड्रोजन था ना, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया था तो 2 ही बचा था। सल्फर दोनों बचे हुए थे और 4 कितना ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन, लेकिन एक निकल गया तो कितने बचे? 7। यही बना था। इसका नाम हमने क्या बताया था? आए? कुछ याद आ रहा है? ओलियम नाम था डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। हो गया ना। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। हम अगर यहीं से H2O निकाल दें तो क्या बचेगा? ये SO3 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों जी? क्योंकि H2 निकल गया और एक तो ऑक्सीजन निकल गया तो SO3 ही तो बचा। कहने का अर्थ है SO3 ही तो जुड़ रहा है किससे? दूसरे वाले H2SO4 से जुड़ रहा है। तो क्या बनाएगा? अरे जब दोनों आपस में जुड़े थे तो जल बाहर निकला था तो ओलियम ही तो बना था। तो अगर हमने कह दिया कि जल एक जगह से निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा? SO3 बन जाएगा। और SO3 दूसरे वाले H2SO4 से जुड़ा तो क्या बनाया? H2H2O7 बनाया, अर्थात ओलियम। हो गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब सल्फेट ये सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? ओलियम बनता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, याद रखे रहना, क्योंकि संपर्क विधि में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब की बार पढ़ना नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लिखो SO3 से क्रिया में इंपॉर्टेंट लिख लेना। हो गया। तो इसमें लिखो SO3 से क्रिया में लिखो SO3 की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, SO3 की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। SO3 की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है? डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसे ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जिसे ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी भी चर्चा हुई है। अम्ल के सामने सधूम क्यों नाम लगता है? किसी अम्ल के सामने सधूम नाम क्यों लगाते हैं? यहां से दिख रहा है सीधा सीधा,
जब किसी अम्ल में उसका ऑक्साइड घुल जाता है तो उस अम्ल के नाम के सामने सदगुण लग जाता है। समझ गए? किसी भी अम्ल के सामने किसी भी अम्ल में उसका ऑक्साइड अगर जोड़ दो, जैसे H2SO4 है तो SO3 इसका ऑक्साइड है ना, इसको जोड़ दिया हमने इसमें तो नाम के सामने सधूम लग गया। अगर हमारे पास HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें इसका ऑक्साइड जोड़ दो N2O5, ये सधूम नाइट्रिक अम्ल हो गया। अगर हमारे पास H3PO4 है तो इसमें इसका ऑक्साइड P2O5 जोड़ दो तो सधूम फास्फोरिक अम्ल हो गया। किसी भी अम्ल में अगर उसका ऑक्साइड को ऐड कर दिया जाए तो उसके नाम के सामने क्या लग जाता है? सधूम लग जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान दिए रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली क्रिया पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया PCl5 से क्रिया हो गया ना। इसमें लिखो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इससे 1 साल पहले पूछी गई थी। इस साल ये ऋषभ था पहली बार। कहां तक लिखे? हाँ, PCl5 से क्रिया लिखो। PCl5 की क्रिया H2SO4 से कराने पर, PCl5 की क्रिया H2SO4 से कराने पर, PCl5 की क्रिया H2SO4 से कराने पर H2SO4 में उपस्थित दोनों OH समूह, H2SO4 में उपस्थित दोनों OH समूह एक एक करके, दोनों OH समूह एक एक करके हो गया Cl समूह के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। Cl समूह के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। Cl समूह के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। हो गया जी? हो गया ना? तो अभी ध्यान दो इधर। अब यहां पर अगर साधारण तरीके से इसकी क्रिया लिख दें हम तो ऐसे हो जाएगा, ये प्रकार से, यही इसकी क्रिया है। ठीक है, तो रटना है तो सीधा सीधा इसको रट डालो। इसका नाम है, क्या नाम है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हो गया। और ये PCl5 था, ये तो तुम्हारा H2SO4 ही था। तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, क्या होता है जब सांद्र H2SO4 की क्रिया PCl5 से कराते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रकार से बनता है। अब इसको समझना चाहते हो तो विस्तार देख लो, अगर समझना है तो इसकी संरचना पे चलना होगा। H2SO4 की संरचना हम लोग कुछ ऐसे ही पढ़े थे ना, अभी तुरंत पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और जब ये PCl5 से क्रिया करने के लिए जाता है तो होता क्या है, इसका एक OH बाहर निकलता है और इसका एक Cl इसकी जगह आ जाता है। क्यों जी? क्योंकि OH भी एक बंध बनाता है और Cl भी एक बंध बनाता है, दोनों के दोनों एक एक बंध बनाते हैं, इसलिए प्रतिस्थापन आसानी से हो सकता है। Cl भी माइनस बनाता है और OH भी माइनस बनाता है, इसलिए आसानी से आ जाएगा। तो तीर के बाद देखो SO और इधर क्या बचा है? OH बचा है ना। उसके बाद तुम्हारा इधर कौन आ गया? Cl आ गया। अब एक चीज सोचो, इसका जब निकलेगा तो PCl5 हमेशा देखना किस रूप में टूटता है। PCl5 जब टूटता है तो हमेशा PCl3 देता है और Cl2 देता है। क्या देता है?
PCl3 और Cl2। अभी Cl2 में से तो एक यहाँ पे आ गया, दिख रहा है, तो एक Cl इसका बचा हुआ है और यहाँ से बाहर कौन निकल के गया था, OH। तो जब OH और Cl पास जाते हैं तो ये इसका H निकाल लेता है, निकालेगा क्योंकि इनकी प्रबल प्रवृत्ति होगी बनाने की। तो क्या बना लेता है अपना, HCl बना लेता है। अब बचा ऑक्सीजन, वो अकेले तो घूमेगा नहीं, इसलिए PCl3 से सोचो, PCl3 में फास्फोरस ने Cl से 5 बंध बनाए होंगे ना। 2 लोग निकल गए हैं, कहा ना हमने Cl2 बाहर निकल गया, तो 2 लोग निकल गए तो इसका 2 बंध कम हो गया ना। और ऑक्सीजन अकेला ही कितना बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है ऑक्सीजन, पता होगा। तो ऑक्सीजन अकेले ही आके इससे जुड़ जाता है, तो क्या बना लेता है जी, ये POCl3 दिखाई दे रहा है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखो, जो तुम्हारा PCl5 है, अगर PCl5 की क्रिया तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो बाद में ये दोनों अवश्य बने, फिक्स है। जैसे कार्बोनेट वाले में तुम्हारा CO2 फिक्स था, वैसे PCl5 वाले में ये दोनों फिक्स है। अगर कहीं भी क्रिया दिख गई, चाहे कार्बनिक चाहे अकार्बनिक, आंख बंद करके POCl3 प्लस HCl लिख देना, उसके बाद जो कुछ बचा खुचा है उस पे जाना, ठीक है ना। सोचना ही नहीं है तुम्हें। PCl5 अगर इधर मिल गया तो उसके बाद तो POCl3 और HCl बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, याद रखे रहना इसको हमेशा। अभी इसकी क्रिया ग्लूकोज में मिलेगी, जब जैव अणु पहुंचेंगे तब, और तुम्हारा शायद अल्कोहल में भी मिलेगी, हो गया ना। तो ये प्रकार से इसकी क्रिया होती है। तो अभी क्या हुआ, अभी तो फिलहाल के लिए एक ही OH गया ना, दिख रहा है, एक बारी और क्रिया हो जाएगी, मतलब इधर Cl वाला, इधर O और इधर डबल बॉन्ड, मतलब जो यहाँ पे बना ये फिर आता है PCl5 के पास। किसके पास आता है, PCl5 के पास आता है। तो फिर Cl का आता है, तो एक Cl और दे देते हैं तुमको, ये भी निकाल दो, निकाल दिया। अभी उधर का निकाला था, अब इधर का निकाल देता है, तो तीर के बाद इधर भी निकल गया, तो इस प्रकार से कुछ बच गया, बचा। और आगे देखो, जब PCl5 है तो आंख बंद करके क्या लिखना है, आंख खोल के लिखना है, कोई दूसरी जगह लिख दोगे, हो गया ना। ये प्रकार से तुम्हारी क्रिया हो गई। हमने डायरेक्ट लिखा इसको, देखोगे तो यस 2 O बचा तो SO2 हो गया, और कई तो Cl इससे जुड़ा, 2 Cl तो SO2 Cl2 हो गया, और बाद में POCl3 और HCl तो आंख बंद करके लिखना है, ठीक है ना। तो ये प्रकार से क्रिया हो गई। रटना है तो ऊपर वाला लिख लो, समझना है तो नीचे वाला दोनों लिख लो, तुम्हारी मर्जी। देखो, अगर यहीं पे सवाल पूछ लिया गया कि H2SO4 में 2 OH समूह की उपस्थिति का परीक्षण करो, H2SO4 में कितने OH समूह की उपस्थिति का परीक्षण करना है, 2 OH समूह की उपस्थिति का परीक्षण करना है, तो सीधा बोल देना इसका PCl5 से क्रिया कराने पर कितने Cl प्रतिस्थापित होते हैं, 2 Cl प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि H2SO4 के पास कितने OH समूह है, 2 OH समूह। तो यह बात समझ लो कि PCl5 किसी के साथ भी क्रिया करता है, उसका अटैकिंग पॉइंट कहां पर होता है, OH समूह पर ही होता है। मतलब जितने OH समूह है सब पे अटैक करेगा, सबको हटा के वहां क्या जोड़ देगा, Cl जोड़ देगा। पहले OH था, हटा के देखो Cl जोड़ दिया, मन नहीं भरा, दूसरा OH को भी हटा के Cl जोड़ दिया, और लोग होते तो और को भी हटा देता हूं, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज में 5 को होता है, 5 को हटा देता है, समझ गए, तो याद रखे रहना। चलो अब लिखो, हेडिंग लिखो, पोटेशियम क्लोरेट से क्रिया, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट से क्रिया KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से क्रिया हो गया, तो लिखो
KClO3 और सांद्र H2SO4, KClO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर, KClO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर, विस्फोट हो जाता है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हो गया ना। देखो इधर KClO3 है, जब इसकी क्रिया H2SO4 से होती है तो KClO3 एक बार बदल जाता है KClO4 में, और इसके बाद जो इसका पोटेशियम है वो जाता है H2SO4 के पास, तो K2SO4 बनाता है। इसका H2 बचता है तो इससे एक ऑक्सीजन निकाल लेता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो ClO3 से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बच जाता है, ClO2 बच जाता है। नोट कर लो। यही है क्लोरीन डाइऑक्साइड। संतुलित करना है तो यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। हो गया। अब लिख लो अगली हेडिंग, P2O5 से क्रिया, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 से क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। P2O5 से क्रिया, हो गया। तो लिखो H2SO4 को P2O5 के साथ गर्म करने पर, P2O5 के साथ गर्म करने पर हो गया, इसका स्वयं का निर्जलीकरण हो जाता है, इसका स्वयं का निर्जलीकरण हो जाता है। स्वयं का निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे SO3 गैस बनती है, जिससे SO3 गैस बनती है और मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है, और मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है। हो गया। तो देखो जब H2SO4 को P2O5 के साथ गर्म कर रहे हैं
तो निर्जलीकरण का मतलब इसका जल बाहर निकल जाएगा। और सोचो जब H2SO4 से जल तुम बाहर निकाल दोगे तो बचेगा क्या? ये H2 निकल गया तो यस बचा, 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन भी निकल गया तो कितने ऑक्सीजन बचे? 3, तो SO3 ही तो बचेगा, तो SO3 बच गया है। और जो H2O निकला है ये चला जाता है किससे क्रिया कर लेता है? P2O5 से। तो ये अधातु का ऑक्साइड है ना, और जब अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल। तो ये सूत्र का अम्ल बनता है HPO3, जिसका नाम मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। नोट कर लो। 3 ऑक्सीजन यहाँ होता है तो आर्थो पड़ता है नाम, और ये 3 हाइड्रोजन होता है तो अगर 1 ऑक्सीजन और बढ़ जाता है तो केवल फास्फोरिक अम्ल हो जाता है, मेटा हट जाता है तब। अब लिखो हेडिंग H2SO4 के उपयोग। H2SO4 के उपयोग। हो गया? उपयोग में लिखो पहला नंबर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उपयोग के चार्ट याद रखो, बहुत है, वैसे उपयोग अब इस समय पूछा नहीं जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्या हुआ? हेडिंग है। अरे हेडिंग ऊपर हो गया ना, H2SO4 का उपयोग, इसके अंदर हेडिंग थोड़ी लिखना है, नाम लिखते जाओ बस। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा निर्जलीकारक के रूप में। निर्जलीकारक के रूप में, क्योंकि जानते हैं इसमें जल में अवशोषित करने की प्रबल क्षमता होगी, क्योंकि अम्ल है ना, तो इसीलिए इसे निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात कहीं से जल निकालना होता है तो इसको प्रयोग करते हैं। यही प्रक्रिया इसकी त्वचा पर होती है। जब यह त्वचा पर गिरता है तो हमारे त्वचा के अंदर के जल को निकालने लगता है और काफी तेजी से बाहर निकालता है, और जब तेजी से बाहर निकालता है तो वही त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। समझ गए? तो अम्ल के कारण त्वचा इसीलिए जलती है, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं? निर्जलीकारक होते हैं, अर्थात जल को अवशोषित करते हैं अपने में। आगे लिखो तीसरा नंबर, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में। अगला नंबर, फिटकिरियां बनाने में। फिटकिरियां बनाने में। हो गया? अगला नंबर, लेड स्टोरेज बैटरी के निर्माण में। लेड स्टोरेज बैटरी के निर्माण में, जो घर में बैटरी प्रयोग करते हो यही बैटरी होती है। समझ गए? उसमें जो द्रव भरा होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। कितना होता है जी? 38% भारानुसार। ठीक है, इस बार तो बैटरी हटा दिया, बैटरी पढ़ना नहीं था आपको। 38% भारानुसार भरा जाता है, अर्थात 100 ग्राम में कितना ग्राम H2SO4 रहता है? 38 ग्राम H2SO4 रहता है, और शेष जल रहता है। इसीलिए बाद में हमको H2SO4 डालने की आवश्यकता बैटरी में नहीं होती है। जब हम लोग पानी डालते हैं बैटरी में तो वो कुछ और नहीं होता है, बस शुद्ध पानी होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें नहीं होती है। फिल्टर पानी डाल दो, सिंपल। 50 रुपए का पानी खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। जिसके आप फिल्टर यूज करते हो, फिल्टर का पानी बैटरी में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में H2SO4 है। तो H2SO4 पुनः बाहर से डालने की आवश्यकता नहीं है। वो H2SO4 क्या होता है? बैटरी पे जाता है, PbSO4 में बदलता है, फिर बदलते बदलते PbSO4 जब उसको चार्ज करते हो फिर से ये सल्फेट में बदल जाता है, Pb अलग हो जाता है। फिर जब बैटरी यूज करते हो फिर से वो PbSO4 में बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया उसकी हमेशा चलती रहती है। सल्फेट आयन कहीं नहीं जाते हैं। बैटरी जब हम बार बार प्रयोग करते जाते हैं तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो समाप्त होता है।
और जब पानी समाप्त हो जाएगा तो विलयन गाढ़ा हो जाता है, और जब विलयन गाढ़ा हो जाएगा तो क्या ये आयन तेजी से चल पाएंगे? जब विलयन गाढ़ा हो जाएगा तो आयन तेजी से नहीं चल पाते हैं, और जब तेजी से नहीं चल पाते हैं तो बैटरी काम करना बंद कर देती है। इसीलिए पुनः पानी उसमें डाल दो तो फिर से वही विलयन पतला हो जाएगा ना, और आयनों को चलने के लिए पर्याप्त रास्ता मिलने लगेगा, जिससे बैटरी तुम्हारी फिर से काम करने लगेगी। तो जिसकी बैटरी या जो बैटरी प्रयोग करता है, अगर वो हमेशा बैटरी का पानी फुल रखता है तो उसकी बैटरी लंबे समय तक चलती रहती है। लेकिन जो लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बैटरी जल्दी खराब होती है। इसको ध्यान में रखे रहना। समझ गए? इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारा ही ले लो। हमारी बैटरी लगे हुए 6 साल हो गया है, आज भी बैकअप कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैटरी लो हो गई हो, जबकि दिन भर में पुरानी वाली टीवी है, आजकल की एलईडी टीवी भी नहीं, कम वाट पे चलती है, वो 150 वाट की टीवी है, कम से कम 6 से 7 घंटे टीवी चलती है, लाइट रहे चाहे ना रहे। मैच जब आता है तो मैच कभी छोड़ते नहीं है, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे। समझ गए? लेकिन आज तक कभी डाउन नहीं हुई बैटरी। क्यों? क्योंकि हमेशा हम उसमें पानी भरते रहते हैं, कभी भी उसका जो इंडिकेटर है वो नीचे तक नहीं पहुंचने पाता है। नहीं, पानी लाते हैं हम, काम आया फिल्टर है, फिल्टर करेंगे। गंदा पानी नहीं डालना है, गंदा पानी डालोगे तो उसमें अशुद्धियां भर जाएंगी ना, अशुद्धियां भर जाएंगी तो आयनों को चलने में परेशानी होने लगती है। चलो, अब ये खत्म हो चुका है, चैप्टर समाप्त हो गया। अब आते हैं हैलोजन परिवार पे। जल्दी जल्दी करो, हैलोजन परिवार खत्म किया जाए, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। लिखो, हेडिंग लिखो, अगला चैप्टर